हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और स्टील का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक कैंसर का दूसरा भाग। लेकिन उसके हाथ में थमे कागज ने स्टील को सबको समझा दिया। अनीस को ल्यूकेमिया पॉजिटिव है। हाँ अमर, हाँ। और यह पैथोलॉजी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अनीस भैया हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। हमें इस बात की भनक ना लगे, इसलिए भैया बहाना बनाकर यहाँ से चले गए। उफ, ये क्या किया अनीस ने। हमें अपने दुख दर्द में शामिल होने लायक भी नहीं समझा। दुख के गहरे सागर में डूब गया स्टील का इंसानी दिमाग कुछ पलों बाद ही संभल गया। हमें अनीस को ढूंढना होगा, लेकिन हम उनकी तलाश कहाँ से शुरू करेंगे। इसी घर से। यहाँ हमें ज़रूर कोई ऐसा क्लू मिलेगा जो हमें उस तक पहुँचाएगा। तुरंत ही दोनों जुट गए, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी सफलता उनके हाथ ना लगी। मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला ये चेक बुक, जिसका काउंटर फोलियो बताता है कि इसके सभी चेक किसी गुरु तेग बहादुर मनोचिकित्सालय के नाम काटे गए हैं। राजनगर में ऐसा तो कोई मनोचिकित्सालय नहीं, दुनिया में कहीं तो होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। खाली खाली स्टील की मशीनें आंखें अगर इंसानी होती तो निसंदेही वे आंसुओं से भरी होती। अनीस अगर राजनगर से बाहर गया है तो उसके लिए वह दो जगह गया हो सकता है, या तो रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। रेलवे और एयरपोर्ट के रिकॉर्ड कंप्यूटरों में दर्ज जानकारी को अपने कंप्यूटर में भरने के बाद स्टील ने अपनी खोज का अगला चरण शुरू किया। इनमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर लिखा मिलेगा। आखिर मैंने ढूंढ ही लिया कि अनीस राजनगर से गया है दिल्ली। उसी दिन फ्लाइट पकड़ वह पहुंच गया दिल्ली। इस टेलीफोन डायरेक्टरी से मुझे गुरु तेग बहादुर मनोचिकित्सालय का पता लगेगा। ये रहा। जल्दी स्टील जा पहुंचा गुरु तेग बहादुर मनोचिकित्सालय। मैं इस अस्पताल का चीफ डॉक्टर हूँ। कहिए, क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे। मैं राजनगर से आया हूँ। मुझे अनीस नाम के उस आदमी की तलाश है जो हर महीने राजनगर से एक मोटी रकम का चेक आपको आपके अस्पताल को भेजता था। सॉरी मिस्टर, ना तो यहाँ राजनगर से कोई चेक आता है और ना मैं किसी अनीस नाम के आदमी को जानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस चेकबुक में सिर्फ 1 से लेकर 20 तक सिर्फ और सिर्फ आपके अस्पताल का नाम लिखा है। बुरी तरह सकपका गया डॉक्टर, लेकिन अगले ही पल संभल गया। देखो मिस्टर, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो मैं उसे नहीं जानता। अब तुम यहाँ से तशरीफ ले जाने का कष्ट करो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। डॉक्टर फोन की तरफ बढ़ता उससे पहले ही स्टील उसके कमरे से बाहर निकल चुका था। चला गया, लेकिन मुझे बॉस को ये ज़रूर बताना होगा कि राजनगर से आया कोई 8 फुटा अनीस को ढूंढता फिर रहा है। कौन था वह? उसने अपना नाम नहीं बताया, ना ही मैं उसका चेहरा देख पाया। लगभग 8 फुट का था वह, पहलवानों जैसा। साउंड मोड की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर 200 फुट दूरी की किसी भी धीमी आवाज़ को आसानी से सुना जा सकता है। अब वह डॉक्टर सारी सच्चाई बताएगा। इधर स्टील का चेहरा कठोरता से भरा हुआ था और इधर किसी का स्वर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मिस्टर अनीस। राजनगर से आया कोई 8 फुट का आदमी तुम्हें खोजता फिर रहा है। तुम्हारे चक्कर में वह हम तक भी पहुंच सकता है। उसे रोको। लेकिन मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? यह हम नहीं जानते। तुम्हें उसे रोकना ही होगा, वरना तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। ओके बाय। ओह, मुझे ढूंढने के लिए राजनगर से आया वह 8 फुट का आदमी अमर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत ही उसके शरीर में मौजूद वायरलेस सिस्टम के जरिए उससे बनाना होगा संपर्क। हेलो अमर, अनीस कहाँ है तू? अगले ही पल हक्का बक्का रह गया। मैं जहाँ भी हूँ। अपने दोस्त के उन शब्दों को सुनकर खुशी से झूम उठा स्टील। अगले ही पल हक्का बक्का रह गया। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ मेरे दोस्त, तू वापस लौट जा। मैं जल्दी ही तुझसे और सलमा से आकर मिलूंगा। लेकिन कुछ मत बोल मेरे दोस्त, कुछ मत बोल। तुझे अपनी दोस्ती की कसम, वापस राजनगर लौट जा। अनीस की आवाज़ में छिपे दर्द को स्टील ने साफ महसूस किया। तभी तो उसकी आवाज़ में कांपने लगा था क्रोध का तूफान। ठीक है, मैं वापस लौट जाऊंगा। स्टील से संबंध विच्छेद करते हुए अनीस ने ली राहत की एक लंबी सांस। उफ, अमर ने मेरी बात मानकर मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मुझ पर बड़ा उपकार किया उसने वापस लौटकर। एक दोस्त मुसीबत में घिरा हुआ था, भला ये बात दूसरा दोस्त कैसे न समझ पाता। दोस्त के कसम देने के बाद भी मैं वापस नहीं लौटा हूँ, क्योंकि दोस्त की कसम को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त की जान बचाना। जिसके लिए मैं डॉक्टर द्वारा बताई गई इन पहाड़ियों में पहुंचा हूं, उसके मुताबिक यहीं कहीं है उसके उस बॉस का अड्डा जिसकी वजह से मेरा दोस्त अनेक मुसीबतों से घिरा हुआ है। स्टील जिनकी खोज में यहाँ आया था वो तो उसे अभी नहीं दिखे थे, लेकिन वे स्टील को ज़रूर देख रहे थे। डॉक्टर, अनीस को ढूंढने वाला वह शख्स यहाँ पहुँच गया बॉस। तुम अपने साथियों के साथ उसे देखो। इतने में मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। उधर माफिया बॉस एक तरफ झपटा और इधर वह बदमाश अपने साथियों को लेकर बाहर की तरफ भागा। आओ,
सभी के हाथों में थमे थे घातक हथियार। पल बर्बादी उनका निशाना बना इंस्पेक्टर स्टील। तर 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 तर। अरे, इसके शरीर पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। होगा भी कैसे? ये शरीर सेल स्टील का जो बना हुआ है। था 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 था। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तभी ठीक स्टील के सामने पड़ी चट्टान के परखच्चे उड़ गए। भाग! ओह, ये क्या? चेतावनी। ये चेतावनी कि अगर तूने अपने कदम वापस नहीं लौटाए तो चट्टान की तरह कैंसर तेरी भी परखच्चे उड़ा देगा। ये कानून के सिपाही के कदम है कैंसर, जो एक बार आगे बढ़ने के बाद अपराधी को अपने साथ लेकर ही वापस लौटते हैं। भ्राम भ्राम। लेकिन आज तू सिर्फ अपना टूटा फूटा शरीर ही लेकर वापस लौटेगा। शक शक। अपराधी के सैकड़ों वारों को सहने की ताकत कानून में है, लेकिन अपराधी कानून का एक बार भी नहीं सह सकता। भाग! था। अपनी स्काई बाइक से नीचे आ गिरा कैंसर। अपनी स्पेशल बाइक के बिना तू कुछ भी नहीं कैंसर। सही कहा। तभी तो मैं अपने पास रखता हूँ ये रिमोट, जिसके इस स्विच के दबने के साथ ही फिर अपने आप ही बेहद तेजी से भागकर मेरे दुश्मन पर वार करती है। थाक! मेरी गिरी हुई बाइक चमत्कारी ढंग से खड़ी होती है और फिर मैं बिना किसी रोक टोक के उस पर सवार होकर संभलते हुए अपने दुश्मन पर टूट पड़ता हूँ। भाग! अब इसे संभलने का कोई और मौका नहीं देना। मैकेनिकल साइंस के उस धुरंधर अपराधी के हाथ में ज़रूर कोई धुरंधर खिलौना आ गया था, जिसे उसने उछाल फेंका। अब मुझे उतना समय आसानी से मिल जाएगा जिससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चला इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील आवाज़ की दिशा में घूमा। कहाँ गायब हो गया वह? उसके कदम बढ़ चले कैंसर की खोज में। लेकिन क्या वह सचमुच कैंसर की खोज में जा रहा था या अपनी मौत की तलाश में? शायद वह कैंसर को खाई में झांक कर देखना चाहता था, किंतु नहीं। उसने तो अपना दायां पैर आगे बढ़ा दिया तो आज सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने वाला है स्टील। लेकिन नहीं, उसका डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं था। वॉच योर स्टेप। डिफेंस सिस्टम की वार्निंग मानकर उसने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया। किंतु ऐसा हुआ क्यों? ये क्या चक्कर है? मुझे सामने साफ रास्ता नजर आ रहा है। उसके इस सवाल के जवाब में उसके मस्तिष्क में वह इमेज उभरी। विजुअल एरर, डिस्टर्बेंसेस इन विजुअल सिस्टम। और इसके साथ ही स्टील का हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ गया। अगले ही क्षण उसने वह यंत्र अपने चेहरे से नोच डाला। कैंसर द्वारा फेंका गया यह कैमरा मेरी आंखों पर चिपक गया था और इसमें फीड की हुई विजुअल इमेज मुझे दिखाई पड़ रही थी, जिसके कारण मैं खाई की तरफ बढ़ता चला गया। स्टील की बॉडी होने के कारण मुझे अपने चेहरे पर इसके चिपके आने का एहसास नहीं हुआ था और इसकी यांत्रिक प्रणाली ने मेरे विजन को ब्लॉक करके मेरे दिमाग को अपनी इमेज से भ्रमित कर दिया था। लेकिन कैंसर ऐसा करके यहाँ से भाग क्यों गया? स्टील को कैंसर का मकसद तब समझ में आया जब वह अपने गंतव्य तक पहुंचा। पूरा अड्डा खाली, सभी भाग गए। कैंसर का मुझे वहां रोकने का मकसद यही था। इस शहर में अनीस को ढूंढने का एकमात्र सूत्र कैंसर की वजह से मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं अनीस की खोज बंद नहीं करूंगा। इस शहर के चप्पे चप्पे को छलनी की तरह छान कर ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। स्टील एक बार फिर अपनी खोज में निकल चुका था, जबकि परमाणु अपनी खोज शुरू करने जा रहा था। अत्यधिक आधुनिक उपकरणों से लैस कैंसर निश्चय ही कोई पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है। जिन उपकरणों का वह इस्तेमाल करता है वे मैकेनिकल साइंस का अद्भुत नमूना है, इसलिए उस पर काबू पाना तब तक आसान ना होगा जब तक उसकी कार्ड तैयार नहीं की जाती। आपने ठीक कहा प्रोफेसर, लेकिन उसकी कार्ड ईजाद करना आपका काम है। परमाणु का तो काम उसे तलाश करना और उसे रोकना। लगता है यमराज ने तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, तभी उसने एक बार फिर तुझे मेरे सामने ला खड़ा किया है। मेरी किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन तेरी किस्मत में मेरे हाथों जेल पहुंचना शर्तिया लिखा है। अभी इस बात का फैसला हो जाएगा। बेहद फुर्ती से कैंसर ने अपना रिमोट निकाला, लेकिन अब पूरी तरह चौकन्ना था परमाणु। ताक ओ! परमाणु की तेज ठोकर ने कैंसर के हाथ में थमे रिमोट को दूर उछाल दिया। इस रिमोट के स्विच के दबते ही तेरी बाइक जो कारनामे दिखाती है उन्हें मैं पिछली बार देख चुका हूँ। रिमोट मेरे हाथों से छूट जाने का मतलब ये नहीं परमाणु की तेरे पर आई मुसीबत टल गई। वह तो अभी भी मेरे हाथों में मचल रही है, तुझ पर टूट पड़ने के लिए। आज परमाणु तूफान तक को पार करके तुझ तक पहुंचेगा कैंसर। थाक! फिर तेरे इन हथियारों की तो बिसात ही क्या है। ऐसे 2-3 वारों में ही दुरुस्त हो जाएगा तेरा दिमाग। परमाणु ने अपने पिछले वार से कहीं तेज यह वार कैंसर पर करना था, अगर उसे मौका मिल जाता। और जब तक परमाणु संभला, एक नए रूप में परमाणु के सामने खड़ा था कैंसर। अब तू अगले 7 जन्म तक मुझ तक नहीं पहुंच सकता परमाणु। उफ! इसके कैंसर जैसे उपकरण द्रुत गति से इसके इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। ऐसे में उस तक पहुंचने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मुझे लेना होगा परमाणु रस्सी का सहारा। फुश! तेरी परमाणु रस्सी को बेकार करने के लिए मेरे पास है वाइब्रेशन गन, जिसके कंपन न सिर्फ अणुओं को मिलने से पहले उन्हें नष्ट कर देता है,
बल्कि तेरे जैसों के होश भी ठिकाने लगाता है। उफ। भीषण वाइब्रेशन में फंस गया परमाणु का शरीर। हा 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 हा। अब कुछ ही देर बाद तेरा दिमाग तेरे शरीर का साथ छोड़ देगा। उफ। सचमुच यह कंपन मुझे बेहोश करके ही छोड़ेगी और एक बार फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा कैंसर। अब कुछ करने से पहले मुझे अपने आप को कैंसर के हाथ में थमी गन से निकली कंपन तरंगों से बचाना होगा। और ऐसा तभी होगा जब वह वाइब्रेशन गन उसके हाथ से निकलेगी। और ऐसा मैं तब कर पाऊंगा जब मैं उसके इर्द गिर्द घूमते कैंसरों के सुरक्षा चक्र को मात कर दूंगा। और इसके लिए ये लोहे का टुकड़ा एकदम ठीक रहेगा। ओह। वह लोहे का टुकड़ा तो खुद भी उनके साथ घूमने लगा। इसका मतलब वे सभी कैंसर उसके इर्द गिर्द बने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब उन घूमते कैंसरों को मात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक पल के लिए कैंसरों को घुमाने वाला मैग्नेटिक फील्ड का सर्किल तोड़ना है। और इस काम को यह लकड़ी का टुकड़ा बड़े आराम से अंजाम देगा। परमाणु द्वारा तेजी से उछाला गया वह लकड़ी का टुकड़ा सनसनाता हुआ सिर्फ एक क्षण के लिए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आया। मैग्नेटिक फील्ड का सर्किल टूटा। इसी के साथ चारों कैंसरों के घूमने की गति रुक गई और वे आपस में टकरा गए। भाम भाम ऊ। उस हरकत से चौंका कैंसर इधर अपने खोते हुए होशों को परमाणु ने संभाला। कांपता हुआ मेरा मस्तिष्क अंधकार में डूबता जा रहा है, लेकिन अभी मुझे अपने आप को नहीं गिरने देना, क्योंकि इस लड़ाई की जीत खड़ी है ठीक मेरे अगले ही कदम पर। था। अपनी असाधारण सहन शक्ति के बल पर परमाणु अब कैंसर को संभलने का मौका कहाँ देता। चिपके रहने दे इन यंत्रों को अपने शरीर से, दिल बहलाने के काम आएंगे। परमाणु के इस बार के साथ ही बेहोश होकर गिरा कैंसर। अब तेरी ये बेहोशी जेल की सलाखों के पीछे ही जाकर टूटेगी कैंसर। लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले मैं तुझे बेनकाब करके देख लेना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर काले नकाब के नीचे उजले चेहरे ही होते हैं। परमाणु के हाथ जैसे ही नीचे पड़े कैंसर के नकाब की तरफ बढ़े, वैसे ही मानो तूफान आ गया। शास्त्रों में कहा गया है, जब दुश्मन अपने से ज़्यादा शक्तिशाली हो तो शक्ति का इस्तेमाल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कैंसर के उस भीषण प्रहार से कुछ क्षणों के लिए अंधेरे में डूब गई परमाणु की आंखें, और जब तक वे दोबारा देखने में सक्षम हो पाती तब तक कैद होकर रह गया परमाणु। घायल नाक की तरफ फुंकारता संभला कैंसर। अब तुझे जिंदा छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी परमाणु, क्योंकि तू मेरे रास्ते का खतरनाक कांटा बन गया है। मेरा भला इसी में है कि मैं तुझे खत्म कर दूं। कैंसर के उस भीषण प्रहार से कुछ क्षणों के लिए अंधेरे में डूब गई परमाणु की आंखें। मैं कैंसर के शिकंजे में पूरी तरह फंस गया हूँ। ऐसे में प्रोफेसर ही ट्रांसमिट करके मुझे बचा सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रोफेसर चुप क्यों बैठे हैं? अब तक उन्होंने मुझे ट्रांसमिट क्यों नहीं किया? उनकी आवाज़ भी मुझ तक नहीं पहुंच रही। क्या चक्कर है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कैंसर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।